नमस्ते आप सब लोगों को और स्वागत है गुरुकृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज मेरे साथ है गुरुकृपा का टॉपर, सीकर टॉपर, राजस्थान टॉपर और नीट 2025 में ऑल इंडिया टॉपर। वैसे तो बहुत सारे सेशंस महेश ने गुरुकृपा के प्लेटफॉर्म पे या अदर प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन के साथ दिए हैं, लेकिन आज एक सेशन है केवल एकेडमिक्स पर कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कितना किया जाए कि ना केवल नीट में सक्सेस डिसाइड हो बल्कि टॉपर बनना भी डिसाइड हो। तो स्वागत है महेश, बहुत समय बाद एक और सेशन आप लोगों के साथ करने का मौका मिल रहा है। पहला सेशन गुरुकृपा में तब हुआ था जब आपका ओएमआर शीट आ गई, जब आपको स्कोर का आइडिया लग गया था कि मैं 686 का स्कोर कर रहा हूँ। और आज ये सेशन जब ये पता लग गया कि उस 686 के स्कोर के साथ मैं ऑल इंडिया टॉपर बन गया हूँ, तो मुझे लग रहा है महेश उस दिन तुम ज़्यादा एनर्जी में थे, आज थोड़े डल लग रहे हो, कैसे थके हुए हो, क्या बात हो रही है? जी सर बिल्कुल। रिज़ल्ट जब से आए 14 तारीख से रिज़ल्ट आया उसके बाद से इधर उधर ही भाग दौड़ हो रही है। कभी कोई न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने सेशंस हो गए तो उस चक्कर में थोड़ी थकान हो रही है, इसलिए थोड़ी एनर्जी लो आ रही है। तो एक बार वापस से याद कर कि मैं ऑल इंडिया टॉपर हूँ तो वो एनर्जी आएगी। खैर बेटा, ये तो महेश को चार्ज करने के लिए था। अब जो आगे मैं बातें करने जा रहा हूँ वो आप लोगों को चार्ज करने के लिए है कि कैसे जो एनर्जी महेश ने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे दिखाई थी उस एनर्जी को मल्टीप्लाई करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आप लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट को कंफर्म किया जाए। तो महेश, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो जर्नी महेश ने स्टार्ट करी, महेश की जर्नी 3 साल की थी। हालांकि 2 वर्ष सफिशिएंट होता है नीट की तैयारी के लिए, 11th और 11th के बाद 12th। और यदि कोई बच्चा स्कूल से 12th करके आता तो 1 साल ही सफिशिएंट है। गलत बोल रहा हूँ, 1 साल ही सफिशिएंट है, लेकिन महेश को 3 साल देने पड़े। पहले 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, 12th के साथ महेश की एज नहीं थी तो नीट 2024 में एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाया और नीट 2025 को महेश ने फेस किया और बहुत प्यारा रिजल्ट बना, ऑल इंडिया टॉपर बना। तो महेश, ये जो 3 साल की जर्नी थी, उस जर्नी को यदि महेश कंक्लूड करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ फिनिश करेगा महेश? सर मेरे को आज भी अपनी पहली क्लास का वो दिन याद है जब मैंने गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट को मैं अपनी पहली क्लास ली थी। 27 जून 2022 को मेरी पहली क्लास हुई थी जीवन बिल्डिंग में। मेरे को आज भी याद है मेरी पहली क्लास जो है वो फिजिक्स सब्जेक्ट की थी। तो वो उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। और जब मैं अचानक से गाँव से इतने बड़े शहर में आया, स्कूल छोड़कर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आया, तो मेरे सामने कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। अचानक घर का एनवायरनमेंट छोड़ के हॉस्टल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन मेरे को हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स जो थी मैंने अपने पेरेंट्स, अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स के साथ शेयर की और उसका मेरे को सोल्यूशन यहाँ पर मिला। उनकी हर गाइडेंस को मैंने फॉलो किया और ये जर्नी मेरी इजीली कंप्लीट हो गई। मतलब आया महेश 27 जून 2022, 27 जून को आया, इसका मतलब तो बहुत लेट आया महेश। मतलब बोर्ड एग्जाम तो अप्रैल में हो गए होंगे। तो आप सोचिए जो बच्चे 11th में स्टार्ट किए हैं वो बच्चे लगभग 2.5 मंथ हो गया उनको यहाँ पढ़ते हुए। महेश से वो 2-2.5 महीने एडवांस हैं और महेश उनसे 2-2.5 महीने पीछे था। इसका मतलब 11th के लास्ट के बैचेज में आया था महेश। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे को पहले फाइनल ही नहीं था कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। इवन मैंने तो सब्जेक्ट भी फाइनल कर लिए थे कि मैं आर्ट्स लूँगा, आर्ट्स में मैथ लूँगा। मैंने तो पापा से किताबें भी मंगवा ली थी पॉलिटिक्स की। लेकिन उसके बाद अचानक रिजल्ट आया, रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया। फिर सभी ने गाइड किया, मेरी सिस्टर ने मेरे को फोर्स किया कि उसने मेरे को मोटिवेट किया कि बायोलॉजी लेनी चाहिए, नीट की तैयारी करनी चाहिए। और इसी कन्फ्यूज़न में थोड़ा लेट हो गया था मैं। और उसके बाद आपने स्टार्ट किया? जी सर। तो महेश, अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि महेश ने लेट स्टार्ट किया और लेट स्टार्ट करने के बाद भी बहुत आगे निकल गया। इसके पीछे क्या राज रहा? सर इसके पीछे जो राज था वो थी मेरी कंसिस्टेंसी। शुरू में जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। क्लासरूम में जब मैं पहली बार बैठा तो तभी मेरे को पता चला कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है। ये चीज़ भी मेरे को उसी दिन पता चली थी क्लासरूम में। इवन मेरे को ये भी नहीं पता था कि एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, गलत होने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सब चीज़ें मेरे को उसी दिन पता चली थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना पूरा फोकस रखा अपने क्लासरूम नोट्स पर। सबसे पहले मैं डेली जाकर अपने क्लासरूम नोट्स पढ़ता था। उसके बाद सर जैसे जैसे होम असाइनमेंट करने को देते थे मैं रेगुलर वो सॉल्व करता था। सेम होम असाइनमेंट को मैं 2-3 बार रिपीट करता था, क्योंकि शुरू में मेरे पास बहुत टाइम होता था। मैं माइनर से पहले मेरा टास्क यही रहता था
कि मैं एक ही होम असाइनमेंट को, एक ही टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस मॉड्यूल में गिवन है उन सबको 2, 3, 4 बार कर ही लूँ। इसी चीज़ को मैंने 3 साल तक लगातार मेंटेन किया। अगर मैं रिपीटर बैच में भी था तब भी अगर सर होम असाइनमेंट करने को देते थे तो मेरा कोशिश यही रहती थी कि मैं माइनर से पहले उस होम असाइनमेंट को 2-3 बार कर लूँ। इसी कंसिस्टेंसी ने मेरे को किया जितना बढ़िया रिजल्ट दिया है। प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ा मैसेज है ये कि आप सक्सेस चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। महेश ने बोला इसने 11th से कंसिस्टेंटली पढ़ना स्टार्ट किया, भले ही लेट था लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी ने इसको ये फील नहीं होने दिया कि लेट है, इसकी रेगुलरिटी ने इसको ये फील नहीं होने दिया कि ये पीछे है, इसकी रेगुलरिटी ने, इसकी कंसिस्टेंसी ने, इसकी सिंसियरिटी ने इसको बहुत आगे ले आया। और एक कितनी प्यारी बात, महेश ने 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, 11th में मॉड्यूल सोल्व किए होंगे, 12th में भी सोल्व किए होंगे, लेकिन रिपीटर बैच में भी होम असाइनमेंट जब सर अलॉट करते थे, भैया मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैं कल क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, तो पूरा होम असाइनमेंट डिस्कस करते थे। खैर महेश, एक बात है, मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि महेश फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता था? मैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में कारण? क्योंकि मैं बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करता था, मेरे को गलत आदत पड़ गई थी ये। मेरा बायो में इंटरेस्ट शुरू से ही नहीं था और मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा लगता था, ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट रहा है 10वीं तक। तो इसलिए मैं बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करता था, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करता था, नोट्स को भी बहुत कम पढ़ता था, और इसलिए मेरे को पता ही नहीं चला मेरी बायो वीक होती गई। तो फिर उस वीक बायो का आपने स्ट्रॉन्ग कैसे किया? इसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया एक तो 12th में जब मेरे गोट्स लगे तब मैंने इस चीज़ को रिकवर किया, तब मेरे को ये रियलाइज़ हो चुका था कि मैं गलती कर रहा हूँ। तब मैंने वापस जो मेरे 11th के मॉड्यूल जो सोल्व नहीं किए हुए थे उनको मैंने वापस उठाया, मैंने वापस से सोल्व किया, वापस से नोट्स पढ़ना चालू किए, वापस से मॉड्यूल पढ़ना चालू किया। और अगले साल जब मैं रिपीटर बैच में बैठा तब मेरे को पता था कि मेरी क्या क्या कमियां हैं, मेरे को पता था कि मेरे को बायो में दिक्कत आती है, इसलिए मैं पहले दिन से ही बायो को साथ लेकर चला और तीसरे साल तो मैंने इस कमी को बिल्कुल दूर कर लिया। एक वर्ड बीच में महेश ने यूज़ किया, गोट्स। गोट्स क्या है? गोट्स गुरु कृपा में एक रिवीजन टेस्ट सीरीज है। तो 12th जब चल रहा होता है तो बीच में कुछ रिवीजन टेस्ट चलते हैं, उनको हम गोट्स या आरटीएस बोलते हैं। तो जब 12th में गोट्स हुए तो इसने 11th की अपनी वीकनेस को वहाँ दूर किया, फिर इसको एक ड्रॉप ईयर भी मिल गया और जो कमियाँ रहेगी उस महेश ने वहाँ दूर करी। तो महेश, क्या मैसेज है? बायो से स्टार्ट करते हैं, जो आपका वीकनेस था जिसको आपने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। महेश ने बायो में 3 क्वेश्चन गलत किए, उसके बावजूद महेश ऑल इंडिया टॉपर बना है। इस साल 360 में से महेश ने 345 345 का स्कोर किया आउट ऑफ 360। 3 क्वेश्चन बायो में गलत करके आया महेश, बट महेश ने फिजिक्स में अच्छा कर दिया। प्यारे बच्चों, टफ पेपर आपको मौका देता है गलतियां करने का। यदि आप गलतियां कर देते हो ना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई कमी छोड़ देते हो, तो दूसरे सब्जेक्ट में आप उसको ओवरकम कर सकते हो। इजी पेपर आपको गलतियां करने का मौका नहीं देता। तो 2024 तक जो इजी पेपर आते थे वहां ज्यादा मिस्टेक करने के आपके पास मौके नहीं होते थे। अब बच्चा ये सोचता है कि टफ पेपर आएगा तो मेरे पास मौका रहेगा, मैं इक्की दुक्की गलतियां कर सकता हूँ। तो महेश, बायो से स्टार्ट करते हैं कि बायो को आपने इंप्रूव किया। बच्चों को वेरी फर्स्ट डे से 11th के बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि वो वेरी फर्स्ट डे से बायो के साथ कैसे एफर्ट करे ताकि वो पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाए? सर, 11th में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, मिसगाइड बच्चों को ये मिल जाती है कि बायो का पेपर तो सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को स्किप कर देते हैं, अपने मॉड्यूल को स्किप कर देते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करना चालू कर देते हैं, और जो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और मैंने भी यही गलती की थी शुरू में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आपका काम है आप क्लासरूम को अच्छे से अटेंड करें। आप कोशिश यही करें कि बायो में जो भी आपका क्लासरूम है वो आप क्लास में ही लर्न कर लें। जो क्लास के बाद 10 मिनट का गैप आ रहा है उसमें आप कोशिश करें कि पूरे अपने नोट्स को लर्न कर लें। उसके बाद आप घर पर जाएं, सबसे पहले आप अपने नोट्स को वापस रिवाइज़ करें। आपने अगर क्लास अच्छे से अटेंड किया तो आपको वो रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मेरा सजेशन ये है कि आप मॉड्यूल को भी एक बार पढ़ ही लें, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की हुई होती है, कुछ चीज़ें क्लास में सर सिर्फ बता के छोड़ देते हैं, लिखवा नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, वेरी फर्स्ट डे से आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले अपने नोट्स पढ़ें, उसके बाद अपने मॉड्यूल पढ़ें, उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी पर पढ़ें, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाएं। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद वापस एनसीईआरटी पढ़ें,
क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी तो उसमें कुछ लाइनें हैं जो आपको समझ नहीं आई अच्छे से, कुछ लाइनें हैं जो आपको पता नहीं चला कि इन लाइनों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा कि इन लाइनों से एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं, ये लाइनें मेरे को एज इट इज़ रटनी पड़ेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लाइनें होती हैं जो एज इट इज़ रटनी पड़ती हैं। तो ऐसी चीज़ों की नॉलेज आपके पास तभी आएगी जब आपने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तो मेरे हिसाब से आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए कि पहले आप अपने नोट्स को पढ़ो, उसके बाद अपने मॉड्यूल को पढ़ो, उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर वापस एनसीईआरटी पढ़ो। बायो के क्वेश्चन सोल्व करने से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की टेक्निक पता लगती है। आप एनसीईआरटी पढ़ना सीखते हो बायो के क्वेश्चन सोल्व करने से। अमूमन बच्चा जो ठीक प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चा भी बायो के क्वेश्चन सोल्व करना नहीं चाहता। उसको लगता है यार फिजिक्स केमिस्ट्री के इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ रहे हैं, बायो को क्यों सोल्व करें। लेकिन मेरा मैसेज है, महेश ने भी इस पर मोहर लगाई है बेटा, जब तक आप बायो के क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं आपकी एनसीईआरटी पढ़ने की टेक्निक पे काम नहीं हो पा रहा। आप एनसीईआरटी पढ़ने की टेक्निक इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड पे, एक एक स्टेटमेंट पे कैसे फोकस रखना चाहिए वो आप नहीं सीख पा रहे हो। तो कितना प्यारा सीक्वेंस दिया, क्लासरूम नोट्स, देन मॉड्यूल भी पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, एंड उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर से सोल्व करो। महेश एक बात बताओ, मान लो किसी बच्चे ने 11th हो गया है उसका और वो 12th में आ रहा है, जैसे जो आप ये बातें बता रहे हो, 11th वाले बच्चे को तो अभी से मौका मिल रहा है, वो अभी से इसको फॉलो करने लग जाएगा। जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है उसको भी पूरा मौका मिल रहा है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में पूरा 11th पढ़ेगा, पूरा 12th पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा अभी 12th में आया है वो अपनी इस वीकनेस पे काम कर सकता है क्या? बिल्कुल सर, आपने अगर 12th में किया है तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आपके 6 to 7 आवर्स जो है वो स्टडी आवर्स आपके होने चाहिए डेली। उसमें आप क्या करें, जो आपके 5 से 6 घंटे उसमें तो आप करंट का काम करें और 1 से 1.5 घंटा आप बचाएं अपने बैकलॉग्स के लिए, उन टॉपिक्स के लिए जो आपके वीक है। तो ऐसे में अगर आपका बायो का कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको क्या करना है, उस 1-1.5 घंटे में सबसे पहले उस टॉपिक के नोट्स पढ़ने हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो मेरा भी जैसे प्लांट किंगडम का जो 11th में चैप्टर आता है वो मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, तो मैंने भी क्या किया था, एक दिन जब मैं 12th में था, गोट्स के बाद मेरा उस जो प्लांट किंगडम है उसका गोट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तब मेरे को लग गया था कि ये मेरे को वापस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, गोट्स के बाद मैं एक दिन गया आस्था में वीडियो लाइब्रेरी में, मैंने उस टॉपिक की क्लास ली और 3 घंटे में मैंने वो वीडियो लाइब्रेरी से पूरा चैप्टर पढ़ दिया। तो आपको ये टाइम बचाना है, आपको अपने आसपास वालों से आगे निकलना है। भले ही वो उस माइनर में नहीं आ रहा था प्लांट किंगडम का टॉपिक, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को आज नहीं तो कल ये टॉपिक पढ़ना तो पड़ेगा। इस माइनर में नहीं आ रहा तो क्या हुआ, आगे आरटीएस में तो आएगा, नीट में तो आना ही आना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, टाइम बचा के अपना टाइम बचाया और उस टॉपिक को दिया। तो आप क्या करिए, अपना डेली का टाइम बचाएं और अपने जो बैकलॉग है उनको साथ साथ कवर कर देने। और उसके अलावा गोट्स में तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा ही, एक पूरा दिन मिलेगा आपको एक टॉपिक के लिए। तो आपके पास अगर आप 12th में भी है तो सफिशिएंट टाइम है अपनी इन कमियों को दूर करने का। प्यारे बच्चों, कितना अच्छे से आपको तरीका बतला दिया। कोई बात नहीं, आपने 11th में कोई वीकनेस छोड़ दी, 12th में आपके पास भरपूर मौका है। महेश ने बताया प्लांट किंगडम मेरा वीक था। आस्था गुरुकृपा के कैंपस का नाम है, उसे आस्था कैंपस बोलते हैं। उस आस्था कैंपस में एक वीडियो लेक्चर लाइब्रेरी है जिसमें सर्वर पे सभी सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं। तो बच्चा वहाँ जाए और वहाँ जाकर अपने वीडियो लेक्चर्स से अपनी वीक टॉपिक को भी रिवाइज कर सकता है, डाउट काउंटर भी पूछ सकता है। महेश ने बोला बस मैंने 3 घंटे 3 आवर्स की क्लास ली और एक अपना जो सबसे वीक टॉपिक था उसको भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। इसी क्रम में मैं महेश से चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री पे भी थोड़ा सा अपन बात करें। केमिस्ट्री 11th का बच्चा केमिस्ट्री को कैसे अपनी ग्रिप में लेके आए, 12th वाले बच्चे ने हालांकि 11th में पढ़ लिया फिर भी कोई वीकनेस छोड़ दी तो उसको कैसे कवर करे, और ड्रॉप ईयर का बच्चा वेरी फर्स्ट डे से केमिस्ट्री को कैसे सीरियसली पढ़े। सर सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे 11th में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स आते हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपको रटनी पड़ती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू हुई थी तो मेरे भी समझ नहीं आ रही थी, चीज़ें जल्दी से याद नहीं हो रही थी, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप उन चीज़ों को बार बार पढ़ो। अब जैसे मैं तो क्या करता था 11th में जब मेरी पीरियोडिक टेबल शुरू हुई उसके बाद मैं क्या करता था कि 7वें दिन भी मानो पीरियोडिक टेबल को चालू हुए 7 दिन हो गए, तो अगर आज भी मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं फर्स्ट डे से उस चीज़ों को चालू कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार वो चीज़ें आंखों के आगे से निकलेंगी वो अपने आप ही याद होती रहेंगी। कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मेरे को याद नहीं होते थे, तो वो मैं क्या करता था, एक पेज पे लिख लेता था, उसको या तो दीवार पे चिपका लेता था तो आते जाते उस पर नज़र पड़ जाती थी, या अपनी पॉकेट में रख लेता था। क्लास में जब भी टाइम मिलता था, ब्रेक में टाइम मिलता था, तो मैं उन चीज़ों को खोल के देखता रहता था।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये चीज़ हम बायो में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें याद नहीं हो रही है, जो चीज़ें रटने की हैं, इजीली लर्न नहीं हो रही है, तो उनको क्या करो, एक पेज पे लिख लो, या तो उसको अपने रूम में ही चिपका लो, या अपनी पॉकेट में रखो और बार बार उन चीज़ों को देखो, क्योंकि याद करने का एक ही तरीका है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। महेश ने बड़ी प्यारी बात कही, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थ्योरेटिकल पोर्शन है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट टाइम महेश ने पढ़ा था तभी उसको सीखने में जोर आया था, समझने में जोर आया था, लेकिन ये पीछे पढ़ा रहा। मल्टीपल रिवीजन, ये जो अपने अब तक बात करी ना, चाहे वो बायो हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ये बहुत बड़ा पार्ट है नीट के सिलेबस का। और इन तीनों में एक विशेषता है, ये प्योर थ्योरेटिकल कंटेंट है और इनको समझने के बाद बार बार पढ़ते रहना पड़ता है। हमारी क्या नेचर होती है बेटा, हम क्या सब्जेक्ट को उतना टाइम नहीं देते। जैसा महेश ने बताया, हम सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं बस आज पढ़ा वो परमानेंट मेमोरी में चला जाए। ऐसा नहीं होगा, हमें चीज़ों को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। और स्पेशली इन तीनों में, बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। महेश, फिजिकल को आपने छोड़ दिया, तो फिजिकल को भी थोड़ा सा इलेबोरेट करें। फिजिकल में बच्चा फिजिकल में ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि 11th में वो मोल कंसेप्ट में उलझा रहता है, उसको लगता है मोल कंसेप्ट भी एक चैप्टर है, वो मुझे तंग कर रहा है। इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स के साथ साथ केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स उसको बहुत तंग करती हैं। सर, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सेम ही अप्रोच रहनी चाहिए पढ़ने तो अपन फिजिक्स को साथ ही ले लेते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को एक साथ ही लो, कि फिजिक्स, और सबसे बड़ा हुआ इस बार के नीट 2025 के पेपर का भी सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा हुआ फिजिक्स ही थी। तो उस फिजिक्स को भी अपन समेट रहे हैं, साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री को भी समेट रहे हैं, और कैसे इस फियर से ओवरकम हुआ जाए। मतलब नीट का बच्चा रेयर होते हैं महेश जैसे जो बायो को वीक बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चा फिजिक्स पे वीकनेस मानता है, फिजिक्स को अपनी वीकनेस मानता है, या फिजिकल केमिस्ट्री में अनकंफर्टेबल फील करता है। तो महेश वो गुरु मंत्र इनको दे कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स इनकी एकदम कंफर्म हो जाए। सर, इस बार जो नीट का पेपर था उसमें ज़्यादा फोकस था न्यूमेरिकल पोर्शन पे। फिजिक्स में आप देखो तो इस बार थ्योरेटिकल पोर्शन तो कुछ पूछा ही नहीं, प्योर न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा इस बार के पेपर में। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर न्यूमेरिकल चीज़ें ही आती हैं। तो उनके लिए क्या है, सबसे पहला काम तो आपको क्लास को तो अच्छे से अटेंड करना ही है। वो तो कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास को तो अच्छे से अटेंड करना ही है। उसके बाद आप क्या करो, मानो क्लास में आपको 10 से 12 क्वेश्चन, एक क्लास में मैक्सिमम सर इतने क्वेश्चन करवाते हैं, इसी टॉपिक का तो 15-20 क्वेश्चन हो जाते हैं। मानो ये क्वेश्चन आपको करवा दिए, उसके बाद जैसे क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक आता था, तो मैं उसमें क्या करता था, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस कर लेता था। क्योंकि अगर क्लास में अच्छे से अटेंड किया है तो वो 10 मिनट में वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते थे। तो मैं उन क्वेश्चंस को 10 मिनट के ब्रेक में कर लेता था, फिर घर पे जाके भी उनको एक बार वापस कर लेता था। क्योंकि मैंने उनको 2 बार किया हुआ है, क्लास में कर लिया, ब्रेक में कर लिया। तो मैं घर पे करता था तो क्या करता था, आंसर पे हाथ रख लेता था और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता था और उसको अपने आप सोल्व करता था। तो वो नोट्स तो मेरे ऐसे अपने आप ही बार बार हो जाते थे। ये ब्रेक में पढ़ने वाली आदत से मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, इससे मेरा घर पे नोट्स को लर्न करने में टाइम भी बचता था। उसके बाद बारी आती है मॉड्यूल की। मॉड्यूल को करने का क्या तरीका होता है, मैं जैसे मॉड्यूल मानो से एक बार सोल्व कर लिया, मानो 50 क्वेश्चन का होम असाइनमेंट है, उसमें से 40 क्वेश्चन मेरे से हो गए, तो सबसे पहला काम तो है कि जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उनको डाउट पे पूछना। उसके बाद मैं क्या करता था, उन 10 क्वेश्चन को डाउट में पूछ के वो 10 के 10 क्वेश्चन अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। क्योंकि अपने नोट्स को अपडेट करना, अपने नोट्स में नए नए तरह के क्वेश्चन ऐड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं क्या करता था, अगले दिन उन्हीं 50 क्वेश्चन को वापस सोल्व करता था, और इस बार मैं क्या करता था, 50 मिनट का टाइमर लगा के वही क्वेश्चन सोल्व करता था। इससे मेरी स्पीड भी बढ़ती थी, मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ती थी, और मेरा खुद का एक टेस्ट भी हो जाता था कि जो क्वेश्चन मैंने एक बार सोल्व किए हुए क्या मैं उन्हीं को अच्छे से कर पाता हूँ। तो उसी मॉड्यूल को 2 बार 3 बार वापस करने से स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का तरीका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप करें तो टाइमर लगा के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, पेपर में आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। कितनी आसानी से आपको सॉल्यूशन दे दिया। महेश ने बताया 2 क्लासेस के बीच में जो 10 मिनट का ब्रेक होता था, उसमें क्या करता है, जो प्रीवियस क्लास में सर पढ़ा के गए उस 10 मिनट में मैं उसको एक बार रिकॉल कर लेता था, ताकि उस कंटेंट को इमीडिएट मैं पढ़ लूँगा तो घर पे जाके उसको रिकॉल करने में ज़्यादा समय मुझे नहीं लगेगा। और एक और बड़ी बात जो आपने पकड़ी हो, मैंने 50 क्वेश्चन सोल्व किए मॉड्यूल में, होम असाइनमेंट के 50 क्वेश्चन सोल्व किए। उन 50 क्वेश्चंस में से मुझे मान लो 10 क्वेश्चन नहीं आए या 15 क्वेश्चन नहीं आया, 20 क्वेश्चन नहीं आए, मैंने डाउट काउंटर पे पूछे। नेक्स्ट डे फिर से वो सेम क्वेश्चंस मैंने
वापस से सोल्व करके देख लिए। अब बच्चों में क्या दिक्कत होती है, वो सेम क्वेश्चंस जब सोल्व करने की बात आती है उनको लगता है सेम क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए। प्यारे बच्चों, जब हम सेम क्लास में नोट्स को बार बार रिवाइज कर लेते हैं, सेम थ्योरी कंटेंट को बार बार रिवाइज कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन में को फिर से सोल्व करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप केवल थ्योरी पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को रिकॉल करने की हैबिट नहीं दे रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करते हो तो आप अपने माइंड को रिकॉल करने की प्रैक्टिस भी बार बार करवा रहे हो। क्या इतना सा करते ही क्लासरूम नोट्स पढ़ लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, क्या इतना सा करते ही फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में परफेक्शन आ जाएगा? बिल्कुल सर, वैसे तो परफेक्शन आ जाएगा। इसके साथ थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी नोट्स में होता है, तो उसको भी साथ साथ लेकर चलना है, इतना सफिशिएंट है। एक बात बताओ महेश, जो इस बार फिजिक्स का पेपर आया था, उस फिजिक्स के पेपर का सामना करने के लिए बच्चे को क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? सर, नोट्स और मॉड्यूल के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनसीईआरटी। बायो में तो एनसीईआरटी सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप, अगर आपसे सभी टॉपिक्स की नहीं हो पा रही है तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्किप बिल्कुल मत करो। एनसीईआरटी की थ्योरी आपसे नहीं पढ़ी जा रही है, आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी की लाइनें टिपिकल लग रही हैं, कोई बात नहीं, आप उनको स्किप कर दो, लेकिन वो आपको मिल जाएंगी आपकी जो समर्थ में क्विक रिव्यू ऑफ एनसीईआरटी के नाम से जो 3-4 पेज होते हैं, उसमें वो इजीली कवर हो जाएंगे। समर्थ क्या है ये भी बता दो। समर्थ सर एनसीईआरटी का ही छोटा रूप। समर्थ गुरुकृपा की एक बुकलेट है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हुए हैं, उसमें आपको एनसीईआरटी की सारी समरी मिल जाती है। बिल्कुल सर। तो अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो वो एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो क्विक रिव्यू ऑफ एनसीईआरटी से मैं कवर कर लेता था। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जो मेरे को समर्थ में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज के नाम से और उसमें मिल जाते थे मेरे को आराम से। तो वो क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस इस बार के पेपर में और भी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार जो नीट का फिजिक्स का पेपर हार्ड बता रहे हैं उसमें भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके इवन डाटा भी एनसीईआरटी वाले सेम थे। तो उस समर्थ की इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ रही है, क्योंकि उसमें से एज इट इज़ डाटा भी सेम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी की थ्योरी होगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद आप क्या करें, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आप उसमें 11th के टॉपिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो भी आप समर्थ से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 12th के टॉपिक हैं, जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो गया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, तो इनकी एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, इनकी एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ेगी। आप जो स्किप कर सकते हैं वो है 11th के फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक, जिनकी आप एनसीईआरटी स्किप कर दें तो क्विक रिव्यू ऑफ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। और फिजिक्स की आप 11th-12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपका क्विक रिव्यू ऑफ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। क्विक रिव्यू ऑफ एनसीईआरटी आपको मिलेगा समर्थ में। उसमें जो क्विक रिव्यू है उसको पढ़ के आप 11th-12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ो तो भी काम चल जाएगा। यस सर। 11th की फिजिकल और 11th की इनऑर्गेनिक भी नहीं पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 12th की इनऑर्गेनिक और 12th की फिजिकल आपको एनसीईआरटी से पढ़नी ही चाहिए। ऑर्गेनिक में तो 11th में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म यही होते हैं, तो ये तो एनसीईआरटी में आपको अच्छे से कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद हाइड्रोकार्बन शुरू होता है, और हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, जो 12th के जो टॉपिक्स आ जाते हैं, इनकी एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी को एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। जैसे मेरी ऑर्गेनिक वीक थी तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक दिन तो अपने नोट्स को पूरा सीक्वेंस में पढ़ा, जीओसी से चालू किया और एमीन बायोमोलिक्यूल तक 3 घंटे मेरे को लगे और मैंने शुरू से लास्ट तक उसको पढ़ दिया। उसके बाद अगले दिन मैंने क्या किया, हाइड्रोकार्बन से लगा और एमीन बायोमोलिक्यूल तक एक सीक्वेंस में उसको पढ़ दिया। तो इसमें भी ये नोट्स और एनसीईआरटी का सीक्वेंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैंने एक बात पकड़ी, शायद आप लोगों ने नहीं पकड़ी। महेश बोल रहा है मेरी बायो भी वीक थी, अभी महेश बोल के हटा है कि मेरी ऑर्गेनिक भी वीक थी। इनऑर्गेनिक वो स्ट्रॉन्ग थी और फिजिकल फिजिक्स ठीक थी। हाँ। मतलब बायो मतलब जो नीट का 50% रोल प्ले करती है और ऑर्गेनिक भी आई थिंक 8 to 9% रोल प्ले करती है। 60% रोल प्ले करने वाला बड़ा पोर्शन इसका वीक था, बट इसने केवल वीकनेस को गाया नहीं कि मेरा वीक है, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए काम किया। मैं एक बात और महेश से पूछना चाह रहा हूँ। महेश ने बोला कि मैं क्लासरूम नोट्स पढ़ लूँ, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ और फिर भी कोई कमी रह जाए तो समर्थ कर लूँ, तो मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्या इतना पढ़ने से
जो नीट 2025 में जो फिजिक्स का पेपर आया था वो सोल्व किया जा सकता है? यस सर, उसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो इन्हीं के अराउंड थे, नोट्स में से थे, मॉड्यूल में से थे, समर्थ में से थे और एनसीईआरटी में से थे। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, अच्छी आप तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छी रैंक की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप जेईई मेन के पीवाईक्यू भी एक्स्ट्रा सोल्व कर सकते हैं। वैसे यदि टाइम नहीं है तो इतना सफिशिएंट है। यस सर। और इतना सफिशिएंट है। महेश ने इस टिपिकल पेपर में महेश ने 166 का स्कोर किया था आउट ऑफ 180। मैं ये समझना चाह रहा हूँ महेश कि इससे भी भारी पेपर आने वाला, मान लो 2026 का, इससे भी टिपिकल पेपर आने वाला है, तो 166 ले आएंगे ना गारंटेड, वरना हम तेरे पास कॉलेज में पहुंच जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल सर, गुरु कृपा की टेस्ट सीरीज से बाहर तो आ ही नहीं सकता नीट का पेपर, चाहे कितना भी हार्ड है। क्या इस बार वाला नीट का पेपर भी गुरु कृपा के टेस्ट में था? बिल्कुल सर, डीटीएस जो हमारे लास्ट में वो डीटीएस 1 और डीटीएस 2, उसमें जो डीटीएस 1 थे जो गोट्स के नाम से, वो उनका फिजिक्स के पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस बार नीट 2025 में फिजिक्स के पेपर में एज इट इज सेम कंसेप्ट रिपीट हुआ है, तो उस टेस्ट सीरीज का भी एक बहुत बड़ा रोल था इस पेपर में एक अच्छा स्कोर करने में। प्यारे बच्चों, जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करके, जो गाइडलाइंस महेश ने आपको दिए हैं उसको फॉलो करते हुए, ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ जुट जाओ, आप गारंटेड महेश की परफॉर्मेंस को ओवरटेक कर दोगे। एक बात जो महेश मैं आपसे चाह रहा हूँ, ये जो पेपर था ना, महेश क्या सोच के गया था कि मुझे कितना स्कोर करना है इस पेपर में नीट 2025 में? सर, जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों का पेपर को हमने देखा था, 2024 का, 2023 का, तो उम्मीद तो यही थी कि 700 प्लस तो स्कोर आना ही चाहिए, वरना तो कॉलेज मिलेगी नहीं। क्योंकि 650 कट ऑफ, 600 से कट ऑफ 650 जंप कर गई थी, तो हो सकता है 650 से 700 जंप कर जाए, तो 700 प्लस का स्कोर तो हम उम्मीद करके जा ही रहे थे। तो जब महेश ने वहाँ झटका खाया होगा, वो झटका पहले मिनट में लग गया था, दूसरे मिनट में, 10वें मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, कब लगा वो झटका? मेरे को तो पहले क्वेश्चन में ही लग गया था। अच्छा, पहले क्वेश्चन में लग गया था? क्योंकि मेरा पेपर का कोड था 45 और फिजिक्स का जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था इस पेपर का वो फ्लूइड के टॉपिक से था, सरफेस टेंशन से रिलेटेड, और वो मेरे कोड में पहला ही पेपर था, तो उसको देख के मैं घबरा गया था वैसे तो उस घबराहट से ओवरकम कैसे हुआ महेश? सर, मैंने उस क्वेश्चन पे 2-3 मिनट लगाए, उसके बाद वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आगे के क्वेश्चंस देखे, मैंने अपना शुरू के 20-25 मिनट मैंने ख़राब कर दिए, और उस 20-25 मिनट में मैंने शुरू के जो 15 क्वेश्चन तक मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, जिसमें मेरे से मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन ही हुए। तो मेरे को पता लग गया था कि इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। कट ऑफ पता है मेरे को दिख गया था पेपर देखते कि कट ऑफ इस बार डाउन जाने वाली है, और मैंने अपने टीचर्स को याद किया, उनकी गाइडेंस को याद किया, बुढ़ानिया सर की उस बात को याद किया। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही पेपर हार्ड आएगा। फिजिक्स का पेपर हार्ड आ रहा है तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि केमिस्ट्री और बायो का पेपर इजी होगा, इसलिए मैंने पहले फिजिक्स को स्किप कर दिया और मैं केमिस्ट्री और बायो पर गया, और केमिस्ट्री और बायो का पेपर कंपैरेटिवली इजी था फिजिक्स के तो, और मैंने उनको अच्छे से किया और फिर मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ गया। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नीट के लिए तैयार करना है। आप अच्छे से अपनी क्लासेस अटेंड करिए, आप अच्छे से अपने क्लासरूम नोट्स प्रिपेयर करिए, आप अच्छे से उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। आप हर तरह के पेपर के लिए आप अपने आप को तैयार कर दोगे। उसके बाद यदि टिपिकल पेपर आएगा ना, तो टिपिकल केवल आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए टिपिकल होगा। आप सोचिए, लास्ट ईयर 686 पे शायद एसएमएस मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, इस बार 686 पे ऑल इंडिया टॉपर है। तो पेपर टफ बेटा आप अकेले के लिए नहीं होता, पेपर टफ सब बच्चों के लिए होता है। महेश, एक और आपसे मैं रिप्लाई चाह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है, ये जो पेपर, जिस तरह का पेपर अचानक आया 4-5 साल बाद, तो उसमें हर बच्चा पैनिक कर गया था, विशेष रूप से वो बच्चे जो थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। मुझे लग रहा है महेश भी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड बच्चा है। तो महेश ने उस पैनिक कंडीशन से अपने आप को रिवाइव सिर्फ बुढ़ाने सर के उस गोल्डन स्टेटमेंट से किया, या जैसे वो क्वेश्चंस को स्पीडली अटेम्प्ट करने लगा उससे किया? सर, मैंने 20-25 मिनट ख़राब कर दिए थे। उसके बाद मेरे को खुद को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी 3 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, उसका मेरे को 0 रिजल्ट मिलेगा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो। इसलिए उस कंडीशन में मैंने, जब मैं फिज़िक्स को स्किप किया, मैं 2 मिनट रुका, मैंने बायो और केमिस्ट्री के पेज पलट के देखे, मेरे को अंदाज़ा हो गया कि इतना हार्ड तो पेपर नहीं है। और उस कंडीशन में मैंने अपने पेरेंट्स को याद किया, अपने टीचर्स को याद किया, अपने मेंटर्स को याद किया, उनकी मोटिवेशन को याद किया, उनकी बातों को याद किया, और अपने आप ही मेरे को ये हिम्मत मिल गई आगे का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने की। बायो में आपको कितना समय लगा इस पेपर में?
बायो में सर मैंने 50 से 55 मिनट लगाए थे। 50 to 55 मिनट्स। बिल्कुल सर। तो फिजिक्स को बीच में छोड़ के बायो स्टार्ट किया था या पहले केमिस्ट्री किया था आपने? पहले केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री स्मूथली चला गया और फिर बायो में भी। बायो का पेपर भी यदि आप 55 मिनट्स दे रहे थे, अमूमन जो बायो का पेपर होता है जो नीट 2024 तक आया पिछले 4-5 साल में, वो ऐसा पेपर होता है जो 35-40 मिनट्स में पूरा हो रहा था। उसमें जैसे आपको 55 मिनट्स लगे तो वहाँ पैनिक नहीं हुए आप? थोड़ा सा हुआ था, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को फिजिक्स में भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए कई क्वेश्चनों में तो मैंने आंख बंद करके आंसर कर दिए और इसी चक्कर में शायद मेरी 1-2 सिली मिस्टेक भी हो गई, लेकिन उस चीज़ को मैंने फिर फिजिक्स में कवर कर लिया। फिजिक्स में कवर हो गया। तो फिजिक्स जिसने शुरू में आपको डराया, उसी फिजिक्स ने आपको लास्ट में बचाया। जी सर। एक बात और, अब ये तो अपन बहुत आगे चले गए एकदम नीट के फाइनल पेपर पे। अपने रेगुलर टेस्ट होते हैं, जैसे एवरी ऑल्टरनेट संडे माइनर टेस्ट होता है, बीच वाले संडे RTS भी होते हैं। तो जो टेस्ट वाला संडे होता है, उससे पहले वाले दिन आप क्या कर रहे होते हो, टेस्ट वाले दिन आप क्या करते हो, और टेस्ट के बाद आप क्या करते हो? सर शुक्रवार, मतलब जैसे संडे को टेस्ट है, संडे को माइनर का पेपर है, तो शुक्रवार और शनिवार को क्या है, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं। मेरा भी कोशिश यही होती थी कि मैं शुक्रवार और शनिवार को ही अपना पूरा सिलेबस पढ़ लूँ, जितना भी सर ने 2 वीक में कराया मैं वो 2 दिनों में कवर कर लूँ। लेकिन ऐसा करना मैं कभी कभी हो भी जाता था, लेकिन हर बार ये नहीं हो पाता था। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो उस चीज़ की बर्डन नहीं लेनी है। जैसे कई मेरे बैचमेट्स क्या करते थे, वो शनिवार को तो पूरी रात सोते ही नहीं थे, अगले दिन सिर्फ माइनर की तैयारी करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर आप पूरी रात जाग कर अगले दिन नंबर ले भी आ रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? वो तो आपने बस रात को पढ़ा और अगले दिन सुबह उनके आंसर दे दी, वो चीज़ें आपको याद थोड़ी हुई, वो अब परमानेंट मेमोरी में तो गई नहीं, तो उनका कहीं ना कहीं मतलब निकला ही नहीं। तो मेरा सजेशन यही है कि पेपर फ्री माइंड से देना चाहिए। शनिवार तक आपने, शुक्रवार को आप, वीरवार शुक्रवार को आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा दो और शनिवार शाम तक आपको जितना हुआ बस वो हो गया। अब आप अगले दिन पेपर में ही देखो कि मेरे से कितना तैयारी हुई है। वो पेपर आपको बता देगा कि आपने क्या क्या गलतियां कर दी, आपने क्या क्या कमियां की हैं, आपने अपने एफर्ट्स में कितनी कमी की है, वो आपको अगले दिन पेपर से ही पता लग जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेनी है, आराम से शनिवार को नींद अपनी पूरी करनी है और संडे को भी ज़्यादा नहीं पढ़ना। हो सके तो जैसे आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हो, कोई ज़्यादा हार्ड फार्मूला आपको याद नहीं हो रही है वो आपने एक जगह लिख के रखे हो, कोई बायो में एग्जाम्पल आपको याद नहीं हो रही हो, मॉर्फोलॉजी के, एनिमल किंगडम के, वो आपने अलग जगह लिख रखे हो, तो आप उनको एक बार जाते जाते देख जाइए सरसरी नज़र से। और ज़्यादा उस दिन बर्डन लेने की जरूरत नहीं है संडे को खासकर। तो कहने का मतलब है आप टेस्ट वाले दिन या टेस्ट से पहले वाले दिन जो बर्डन लेते हो ना बेटा, उस बर्डन को पहले के 10 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहला वीक जो आपका रिलैक्स वीक होता है उसमें एग्रेसिवली काम करो, ताकि सेकंड वीक जो आपका टेस्ट वाला वीक है उसमें आप रिलैक्स करें इसको। और फ्राइडे के बाद यानी सैटरडे तो आपको एकदम चिल रहना है, सैटरडे नाइट अच्छे से सो के जाना है। महेश ने बोला अपन सैटरडे नाइट पढ़ के जब संडे को टेस्ट अटेम्प्ट करके आते हैं ना, भले हम स्कोर भी कर लें, लेकिन वो जो एक रात पढ़ के अपन टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो बातें परमानेंट मेमोरी में नहीं जाती, और जब तक परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएंगी तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। महेश, मैं एक बात सोच रहा हूँ कि महेश के जो क्लासरूम नोट्स हैं उनको यदि मैं फॉलो कर जाऊँ, मैं एक स्टूडेंट की तरह बात करूँ जो नीट 2026 को फोड़ने वाला है, क्या मैं महेश के क्लासरूम नोट्स को फॉलो करके गारंटेड महेश बन सकता हूँ क्या 2026 का? नहीं सर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने मतलब अपने नोट्स को मॉडिफाई किया, लेकिन मैंने अपने नोट्स में उन चीज़ों को हाईलाइट किया जो मेरी वीक थी, जो चीज़ें मेरे को हार्ड लगती थी। सबका अपना अपना पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जिन टॉपिक्स में मैंने क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दिया था वो मेरी वीक रह गई थी, तो मैंने अपने नोट्स में उन चीज़ों को हाईलाइट कर रखा था। उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में ज़्यादा ऐड कर रखे थे। तो इसलिए मेरा मानना है आपको अपने नोट्स खुद ही मॉडिफाई करने चाहिए। आपको अपने नोट्स अपने हाथों से बनाने चाहिए, उनको मॉडिफाई करते रहना चाहिए। अपनी एनसीईआरटी में उन चीज़ों को मॉडिफाई करते रहना चाहिए, अपनी एनसीईआरटी में उन चीज़ों को अंडरलाइन करते रहना चाहिए जो आपको याद नहीं हो रही है। तो सबकी कमियां अपनी अपनी होती हैं और उन कमियों पे काम भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने नोट्स भी खुद ही प्रिपेयर करें, अपनी एनसीईआरटी को भी खुद ही मॉडिफाई करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वीकनेस होती है बेटा। किसी बच्चे को फिजिक्स में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई एक्स टॉपिक में वीकनेस होगी तो उस पर काम करेगा, कोई केमिस्ट्री में कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा तो उस पर काम करेगा, कोई बायो में अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा तो उसमें काम करेगा। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को अपग्रेड करना होता है। तो महेश का नोट्स आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एनसीईआरटी को भी अपग्रेड करना पड़ता है महेश। बिल्कुल सर, बायो की एनसीईआरटी को अपग्रेड करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे अपग्रेड करेंगे बायो की एनसीईआरटी को? उसमें जैसे कुछ टिपिकल लाइनें जो होती हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया।
उस लाइनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो मेरे माइनर आरटीएस गोट्स में गलत हुए थे, उनको मैंने वहीं साइड में चिपका लिया था कुछ क्वेश्चंस को। तो कुछ लाइंस की एक्सप्लेनेशन मैंने साइड में लिख ली थी जो मैं बार बार भूल जाता था। तो ये चीज़ें भी मेरे को बहुत काम आई लास्ट। एक और बात, हर बच्चे का क्वेश्चन रहता है महेश कि मुझे इन सर की क्लास मिल जाए, मुझे उन सर का नोट्स मिल जाए। तो सर लोगों ने आपको भी बहुत सारा पढ़ाया, तो वो जब आपको लेके जा रहे हैं अपने नोट्स की तरफ, अपने मॉड्यूल की तरफ, तो वहाँ कहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है? सर गुरु कृपा में ऑन एन एवरेज 450 टीचर्स हैं, जिसमें अगर 3 साल में मैं याद करूं तो मेरे को लगभग 36 टीचर्स ने पढ़ाया। तो मेरे को सारे बढ़िया टीचर्स ही मिले। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कोई और टीचर मिल जाता तो मैं कुछ अच्छा कर लेता, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे को अपने एक सीनियर संजीव भैया की बात याद आ रही है। उन्होंने एक बार कहा था कि कोई भी टॉपिक है वो टीचर तो एक बार ही पढ़ाता है, लेकिन आप खुद उसको पढ़ते हैं 14 से 15 बार। तो जब आप नीट में बैठ रहे हैं तो वो टीचर ने तो आपको एक बार ही पढ़ाया, लेकिन उसको 14-15 बार तो आपने पढ़ाया। तो उस चीज़ का रोल तो कहीं रह ही नहीं जाता कि आपको कौन से टीचर ने पढ़ाया। बस रोल इस चीज़ का रह जाता है कि आपने उस चीज़ को कैसे पढ़ा है। अगर आपको कभी मन में ये लगता भी है कि मेरे बैच में टीचर सही नहीं आ रहे, तो वो आपकी कमी है, आप अच्छे से लिंक नहीं कर पा रहे हो, आपका ध्यान क्लास में नहीं है, आप सर की सारी बातें सुन नहीं रहे हो, इसीलिए आपको ये गलतफहमी हो रही है। जो भी टीचर आपके सामने प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, गुरु कृपा प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं, वो सभी एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो सभी बढ़िया टीचर्स हैं। बस आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। आपको टीचर पे डाउट करने से बढ़िया आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि कहीं मैं ही तो गलती नहीं कर रहा। उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करो। हम एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि टीचर ही बढ़िया नहीं था इसलिए मेरा सब्जेक्ट वीक रह गया। ये बिल्कुल गलत बात है। सब्जेक्ट आपका इसलिए वीक है क्योंकि कमी आप में थी, उस कमी को दूर करने पर ध्यान दो। तो कितने प्यारे तरीके से महेश ने अपनी पूरी जर्नी को आप लोगों के सामने खोल के रख दिया। हालांकि एक लंबा सेशन हमने कर दिया है, लेकिन इस लंबे सेशन में हर बात आपके साथ शेयर हुई है, हर प्रॉब्लम का आप लोगों को सॉल्यूशन मिला है। कैसे फिजिक्स पढ़ना है, कैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, कैसे बायो पढ़ना है, कैसे 11th में पढ़ना है, कैसे 12th में पढ़ना है, कैसे ड्रॉप ईयर में पढ़ना है। महेश एक मैसेज और दे दे इनको कि जो ये बेसिक गलतियां करते हैं, जैसे 12th का बच्चा क्या गलतियां करता है, सिलेबस जल्दी हो जाता है और बहुत बार रिवाइज हो जाता है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा ले लेता है। रिपीटर बच्चा ये गलती करता है कि मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, तो वो क्लास को थोड़ा सा सीरियस नहीं लेता है। क्या ऐसा करे कि वो 2026 का महेश बन जाए? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है रिपीटर बैच में। जैसे मैं 2 साल तो 11th-12th में फाउंडेशन बैच किया मैंने, उसके बाद जब मैं ड्रॉपर बैच में बैठा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे आसपास कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये अप्रोच ही बिल्कुल गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस तो आप में आना ही नहीं चाहिए। अगर आपने अभी तक कोई अचीवमेंट हासिल ही नहीं किया तो आप में को ओवर कॉन्फिडेंस आ किस चीज़ का रहा है। माइनर में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वो स्कोर आपके किसी काम थोड़ी आता है, वो माइनर मैटर थोड़ी करता है। मैटर तो आपका करता है सिर्फ नीट का स्कोर। इसलिए आप डाउन टू अर्थ रहें, आपका ज़्यादा स्कोर आ भी रहा है तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अपने टीचर्स अपने मेंटर्स की हर बात को फॉलो करते रहें और इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। मेंटर्स की बातों को फॉलो करते रहें, अपने टीचर्स की बातों को फॉलो करते रहें। और वो बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ा सा नॉलेज होते हैं अपन ऐसे बिखेरने लग जाते हैं। नहीं बेटा, हमें एकदम डाउन टू अर्थ रह के पढ़ना है। चाहे वो 12th में बच्चा अच्छा कर रहा हो, चाहे वो टारगेट बैच में ड्रॉप ईयर में अच्छा कर रहा हो, बड़े डिसिप्लिन से पढ़िए, एक एक कंसेप्ट पे अच्छे से काम करिए। और यदि आप ऐसा करके तो गारंटेड महेश की तरह सिंगल डिजिट रैंकर ऑल इंडिया टॉपर बनेंगे। महेश की तरह 51 लाख रुपीस का कैश प्राइज पाएंगे गुरु कृपा से। महेश की तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय से, गवर्नर साहब से मिल पाएंगे। और महेश की तरह वो स्टारडम जी पाएंगे जो महेश इन दिनों जी रहा है। बोल दूं, आशीर्वाद दे दूं, गारंटी दे दूं? बिल्कुल सर। मतलब ये सब वो सब करने वाला है जो महेश ने हमें सिखाया है। और महेश जो सिखा रहा है वो सब करेंगे तो गारंटेड महेश के जूनियर बनकर महेश के मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और आप सबकी तरफ से महेश को भी शुभकामनाएं कि महेश जितना अच्छा काम यहाँ करके आया है उससे भी प्यारा काम महेश मेडिकल कॉलेज में करे, वहाँ भी नाम कमाए। जितना अच्छा परफॉर्मेंस महेश ने नीट यूजी में दिखाया उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस महेश नीट पीजी में भी दिखाए। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। आप सबको भी ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जुटे रहिए।